नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें ये जानकारी दी थी मैंने कि किस तरह से यमन में एक भारतीय नर्स को फांसी की सज़ा दी गई है। हालांकि फांसी अभी हुई नहीं है, लेकिन फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो इस मामले में मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने ये बताया था कि इसमें जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो दोस्तों, इसमें एक नया अपडेट ये आ गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निमिषा प्रिया, जो कि फांसी की सज़ा प्राप्त है यमन में, उसकी मां को जो है यमन जाने की अनुमति दे दी है। और केंद्र सरकार से कहा है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नियम कायदे हैं, उनमें थोड़ी ढिलाई दी जाए और उसकी मां प्रेम कुमारी सिंगले को यमन जाने की, अपनी बेटी के पास जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाई कोर्ट में उसकी मां ने याचिका लगाई थी कि सरकार उनको वहाँ नहीं जाने दे रही है। तो आपको बता दूं कि सरकार ने, चूंकि यहाँ पर ये युद्धग्रस्त देश है यमन, और यहाँ पर आतंकवादियों का राज है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की भारतीयों को आने जाने की पाबंदी लगा रखी थी। इस मुद्दे को लेकर निमिषा प्रिया की मां ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका में ये मांग करी थी कि उनको जो है उनकी बेटी के पास जाने दिया जाए। तो कोर्ट ने ये कहा है कि इनको जाने दिया जाए, और कोर्ट ने साथ ही निमिषा की मां से एक शपथ पत्र मांगा है। शपथ पत्र में यह लिख कर देना होगा कि वे खुद के रिस्क पे जा रही हैं, इसमें किसी प्रकार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब उनके साथ यदि वहाँ पर कुछ, आप जानते ही हैं कि वहाँ आतंकवादियों का राज है और वहाँ वो गृह युद्ध से पीड़ित है यमन। तो वहाँ पर यदि किसी प्रकार की कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना निमिषा की मां के साथ घट जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं होगी। यह न्यायालय ने सुनिश्चित किया है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले दिनों कतर में भारतीय नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारी और कुछ जो सैनिक हैं, उनको कतर ने, करीब 9 हैं उनकी संख्या, उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। उन पर आरोप ये था कि वे वहाँ पर जासूसी का काम कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि वो वहाँ पर एक किसी संस्थान में, किसी फर्म में काम कर रहे थे और वो फर्म वहाँ की सेना की मदद करती है। ये उन पर आरोप था। तो दोस्तों, ये प्रकरण तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इस बीच एक नया प्रकरण आ गया है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ये है निमिषा प्रिया की फ़ोटो। दरअसल निमिषा प्रिया के साथ जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और हादसा क्या हो गया है कि दरअसल उनको फांसी की सज़ा हो गई है। और अभी तक पूरे देश में आश्चर्य की बात यह है कि इस पर कहीं चर्चा नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बचाने के लिए, प्रिया को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी शायद ही कहीं किसी को होगी। तो मैं इस पूरे प्रकरण पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह पूरा विश्लेषण आज निमिषा प्रिया के मामले को लेकर ही है, तो आप इसको विस्तार से समझिए और सुनिए आप। निमिषा प्रिया एक बड़े सपने के साथ 2008 में केरल से यमन के लिए रवाना हुई थी। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। निमिषा को यमन की राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम भी मिल जाता है। वो हजारों किलोमीटर दूर केरल में अपनी मां को एक खुशखबरी देती है और कहती है कि जल्द ही दुख भरे दिन बीतने वाले हैं, क्योंकि वो पैसा कमाना शुरू कर चुकी है। निमिषा और उनके परिवार के लिए 15 साल बाद ये सपना किसी दुबे सपन में बदल गया है। निमिषा अभी युद्धग्रस्त देश यमन में एक स्थानीय व्यक्ति तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही है। 13 नवंबर को यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी याचिका खारिज कर दी। यमन में शरिया कानून है और अदालत ने उन्हें आखिरी एक मौका दिया है। अगर पीड़ित का परिवार उन्हें माफ कर दे तो वे सजा से बच सकती हैं। अब भारत में उनका परिवार और उनके लिए अभियान चलाने वाले लोगों के लिए समय कम पड़ता जा रहा है और उन्हें जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद है। यमन, आपको पता ही है, एक युद्धग्रस्त देश है और वहाँ की यात्रा करना आसान काम नहीं है। 2017 में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के यमन पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और विशेष अनुमति में केवल इसके जाने की अनुमति होती है।
निमिषा के लिए अभियान चला रहे एक समूह सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें अपील की गई है कि निमिषा की मां और उनकी 11 साल की बेटी मिसाल को सना जाने की अनुमति दी जाए। समूह का कहना है कि काउंसिल के 2 सदस्य उनके साथ जाएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते भारतीय अधिकारियों ने उनका आग्रह ठुकरा दिया और उनका ये कहना है कि जब यमन में राजनीतिक पहुंच नहीं है तो ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। सरकार का ये आकलन यमन की आधिकारिक सरकार के साथ वो वर्षों से संघर्ष में है। यमन की सरकार सऊदी अरब में निर्वासित है। भारत हूती विद्रोहियों को मान्यता नहीं देता, तो ऐसे में भारतीय नागरिकों के लिए यमन की यात्रा खतरों से भरी हुई है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने अदालत में याचिका दायर की है। उनकी अपील है कि उन्हें यमन जाने की अनुमति दी जाए। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें किसी भी सूरत में अपनी बेटी के पास जाना है। सेव निमिषा काउंसिल ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है और अब उनका कहना है कि वे निमिषा की मां और उनकी बेटी को यमन जाने दें। इन सब के बीच निमिषा की मां की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर तरह तरह का डर हावी होता जा रहा है। वो इस बात से डर रही हैं कि उनकी बेटी किसी पराये मुल्क में मौत का सामना कर रही है। सेव निमिषा काउंसिल के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता बाबू जॉन कहते हैं कि निमिषा के साथ जो भी हुआ वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे भविष्य के सपने के साथ निमिषा यमन गई थी और आज वो वहां मौत का सामना कर रही है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। निमिषा की मां कहती है कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी थी और स्थानीय चर्च ने उनकी पढ़ाई में मदद भी की और डिप्लोमा कोर्स के लिए पैसे भी दिए, लेकिन केरल में उन्हें नर्स की नौकरी नहीं मिली क्योंकि डिप्लोमा करने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। ऐसे में यमन में नौकरी मिलना उनके लिए गरीबी के चंगुल से निकलने का अच्छा मौका था। वर्ष 2011 में निमिषा ने टॉमी थॉमस से शादी कर ली। फिर वे दोनों यमन चले गए, जहां उन्हें इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिल गई, लेकिन उन्हें मामूली वेतन ही मिल रहा था। दिसंबर 2012 में उनकी बेटी का जन्म हुआ और इसके बाद दंपत्ति के लिए घर का खर्च निकाल पाना मुश्किल हो गया। 2014 में थॉमस कोच्चि लौट गए, जहां वे टुक टुक चलाते हैं। 2014 में निमिषा ने कम वेतन वाली अपनी नौकरी छोड़ने और एक क्लिनिक खोलने का फैसला कर लिया। यमन के कानून के तहत ऐसा करने के लिए स्थानीय पार्टनर की जरूरत होती है और यही वो वक्त था जब मेहदी की इस कहानी में एंट्री होती है। मेहदी एक कपड़े की दुकान चलाते थे और उसकी पत्नी ने उस क्लिनिक में बच्चे को जन्म दिया था जहां निमिषा काम करती थी। जनवरी 2015 में निमिषा जब भारत आई तो मेहदी उनके साथ आए थे। निमिषा और उनके पति ने अपने दोस्तों और परिवार से पैसे लेकर करीब 50 लाख रुपए की राशि जुटाई और 1 महीने बाद निमिषा ने अपना क्लिनिक यमन में खोल लिया। उन्होंने पेपर वर्क भी शुरू कर दिया ताकि उनके पति और बच्ची यमन लौट सकें, लेकिन इसी बीच यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और ऐसे में वे यात्रा नहीं कर सकते थे। इसके अगले 2 महीने में भारत ने यमन से अपने 4,600 नागरिकों और 1,000 विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला। निमिषा उन कुछ लोगों में शामिल थी जो नहीं लौटी। थॉमस ने कहा कि हमने वहां इतने पैसे लगाए थे कि वो ये सब छोड़कर लौट नहीं सकी। थॉमस के मुताबिक क्लिनिक अच्छा चलने लगा था, लेकिन यही वो समय था जब निमिषा ने मेहदी के बारे में शिकायतें करना भी शुरू किया। मेहदी ने निमिषा के घर से उसकी शादी की तस्वीरें चुरा ली थी और बाद में इससे छेड़छाड़ कर यह दावा किया कि उसने निमिषा से शादी कर ली है। इसमें यह भी कहा गया कि मेहदी ने कई मौकों पर निमिषा को धमकियां दी और उसका पासपोर्ट भी रख लिया और निमिषा ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने उन्हें ही 6 दिन तक जेल में बंद कर दिया। थॉमस के मुताबिक पहली बार 2017 में मेहदी की हत्या की जानकारी उन्हें मिली। उन्होंने बताया कि खबर की हेडलाइन कुछ इस तरह थी: मलयाली नर्स निमिषा को पति की हत्या के लिए किया गया गिरफ्तार, शव के किए गए टुकड़े। मेहदी का छत विचित शव
वाटर टैंक से मिला था और उसके 1 महीने बाद निमिषा को यमन की सऊदी अरब से लगती सीमा से गिरफ्तार किया गया। थॉमस का कहना था कि यह आदमी उसका पति कैसे हो सकता है जब उसकी शादी मुझसे हुई है। उसने अपनी शादी की तस्वीरें तक दिखाई। थॉमस ने बताया कि गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद निमिषा ने उन्हें कॉल किया था। वे उस दौरान बुरी तरह रो रही थी। उसने कहा कि यह सब उसने मेरे लिए और बच्ची के लिए किया। वो आसान रास्ता चुन सकती थी और मेहदी के साथ आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के वकील के.आर. सुभाष चंद्रन का कहना है कि निमिषा का इरादा मेहदी की हत्या का नहीं था। वो तो इस कहानी में खुद ही पीड़ित है। खाड़ी देशों में सेमी स्किल और अनस्किल्ड श्रमिकों को प्रताड़ित करने की कहानी नई नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में कई देशों में ऐसा चलन है कि जो श्रमिकों को काम करने के लिए ले जाते हैं वो उनके पासपोर्ट रख लेते हैं। इससे वहाँ कफाला कहा जाता है। कफाला के जो ज़्यादातर पीड़ित हैं उनमें ज़्यादातर भारतीय महिलाएं हैं जो घरेलू सहायक के रूप में मध्य पूर्व में जाती हैं। निमिषा को यमन में निष्पक्ष कानूनी ट्रायल भी नहीं मिला। अदालत ने एक जूनियर वकील दिया था, लेकिन वो भी निमिषा की मदद नहीं कर सका क्योंकि निमिषा को अरबी नहीं आती। उन्हें कोई अनुवादक नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर यमन के अधिकारियों ने टिप्पणी नहीं की। टॉमी थॉमस ने सजा के बाद निमिषा से कहा कि वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेव निमिषा काउंसिल की वाइस चांसलर और सामाजिक कार्यकर्ता दीपा जोसेफ ने कहा कि मेहदी के परिवार से माफी मांगना और ब्लड मनी देना ही एकमात्र विकल्प है। ब्लड मनी उस धन को कहा जाता है जो माफी के बदले पीड़ित परिवार को देना होता है। केरल के एक विख्यात कारोबारी ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही है। काउंसिल का मानना है कि केरल के लोग और बाहर रहने वाले लोग भी इसके लिए मदद करेंगे। यमन के सुप्रीम काउंसिल ने जब निमिषा की याचिका ठुकराई थी तो थॉमस ने उनसे बात की थी और वो बहुत परेशान थी। थॉमस ने कहा कि मैंने उसे साहस देने की कोशिश की और कहा कि वो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर उसने पूछा कि मैं इसकी उम्मीद कैसे करूं। सवाल दोस्तों इस बात का ये है कि निश्चित तौर पर जो कतर में जिन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत के दंड के मामले में सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और पिछले दिनों आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कतर के जो शासक हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि निमिषा का मामला पूरे देश में ना तो मीडिया में कहीं चर्चा में है और ना ही सरकारी स्तर पर इसकी कोई चर्चा हो रही है कि आखिर निमिषा को वहां फांसी के फंदे से कैसे बचाया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या निमिषा को यमन के जो तानाशाह हैं, जो वहाँ सैनिक शासन है, वहाँ पर जो क्रूर जो अत्याचारी जो भी सरकार है, क्या वे निमिषा को फांसी देगी? क्या निमिषा को बचाने के लिए ब्लड मनी देनी पड़ेगी? ब्लड मनी आपको जैसा मैंने बता दिया कि यह वह धनराशि होती है कि जो मृतक के परिवार को देनी होती है और मृतक का परिवार इसके एवज में आरोपी को माफ कर सकता है। तो ये एक प्रक्रिया वहाँ पर सऊदी अरब में भी है और यमन और खाड़ी के कई देशों में ये ब्लड मनी का जो मामला है ये वहाँ पर चलन में है। वहाँ की सरकारों ने ये व्यवस्था कर रखी है। तो अब सवाल ये है कि यदि काउंसिल के सहयोग से 1 करोड़ रुपया करीब या उससे ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो भी जाती है तो उससे क्या यमन में ब्लड मनी देने के बाद निमिषा की जान बच सकती है? अब दोस्तों यह मुद्दा और निमिषा की जान दोनों सवालों के घेरे में। पता नहीं निमिषा के साथ क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि वहाँ पर सरकार की भी एक मजबूरी समझ में आती है, क्योंकि यमन में एक तरह से आतंकवादियों की सरकार है तो वहाँ पर, और वो यमन लंबे समय से गृह युद्ध का शिकार रहा है, तो वहाँ पर सरकार किससे करे और भारत के यमन से राजनयिक रिश्ते भी नहीं है ताकि उनके राजदूत को बुलाकर इस मामले में कोई दखलंदाजी की जा सके। तो दोस्तों अब देखना यह है कि आखिर निमिषा किसके भरोसे है। निमिषा निश्चित तौर पर अभी तक तो भगवान के भरोसे है और अब क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या निमिषा की जान बच पाएगी? क्या यमन की सरकार उनको फांसी नहीं देगी या उनको फांसी देगी? ये अब वक्त पर निर्भर करता है। हालात कैसे होते हैं, परिस्थिति कैसी होती है, भविष्य में
आगे आने पर जब भी इस बारे में कोई नई जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।